बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन था और अब तक की जो मालूमात हमारे सामने आ रही हैं, तकरीबन 3000 के लगभग जो उम्मीदवार हैं वो स्क्रूटनी के मरहले से गुजर चुके हैं और इन 3000 स्क्रूटनी के मरहले से सख्त गुजर के इनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, जिनमें बानी PTI इमरान खान काबिल जिक्र हैं और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी हों, कासिम सूरी हों और खुर्रम लतीफ़ खोसा हों, आज़म स्वाति हों, जुल्फ़ी बुखारी हों, यू नेम इट। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। और इस वक्त जो है हमारे पास जो मालूमात हैं उसमें एक और ऐसी सियासी जमात है जिसके सरबराह के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और वो हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल, जिनके कागजात नामजदगी NA 264 क्वेटा पर और खुजदार की जो कौमी असम्बली की नशस्त है वहां पर जमा थे और अकामे की बुनियाद पर वो मुस्तरद हुए। अकामे की ही बुनियाद पर साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी को भी 2 सूबाई असम्बली के हल्कों में लजबेला की जो 2 हल्के हैं वहां पर चैलेंज किया गया था, लेकिन वो दोनों एतराज़ात मुस्तरद हुए और जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौक़िफ़ रखती है। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे वलीद इकबाल साहब आज के प्रोग्राम में। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है और हुकूमत का मौक़िफ़ लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ निगरान हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निगरान हुकूमत के वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सोलंकी साहब, सबसे पहले जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ECP के साथ साथ निगरान हुकूमत के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा रही है। देखें जी, ये एक आज़ाद मुल्क है और इसमें कोई भी आदमी उठकर किसी पे भी तनकीद कर सकता है। यहाँ तो आप आसमान पे भी तनकीद कर सकते हैं और मरगला की पहाड़ियों पे भी कर सकते हैं। अब ये जो बात आपने अपने सवाल में फरमाई कि बेशतर अरकान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं PTI के, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है। सही। न इस तरह की मालूमात इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे सामने आई है। सही। कुछ लोगों के कागजात नामजदगी ज़रूर मुस्तरद हुए होंगे और वो पूरे मुल्क में होते हैं। सही। सिंध के अंदर भी कुछ लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। सही। मेरे पास उनकी मालूमात है। सही। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त जिस जमात के सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसका नाम PTI है। सही। अब कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए जाना, मुस्तरद होना, ये एक आईनी और कानूनी अमल है। सही। और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का अख्तियार तो ज़रूर है। सही। निगरान हुकूमत का कोई अख्तियार नहीं है। सही। हमारा इन मामलात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सही। हमारा ताल्लुक वास्ता इलेक्शन कमीशन की इयानत करने से है। सही। उनकी मदद करने से है, उनकी वो सहूलियात फराहम करने से है, उनकी इंतज़ामी, सिक्योरिटी और माली जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने की है। सही। बाकी कोई जमात निगरान हुकूमत पर तनकीद करना चाहती है वो ज़रूर करे, अपना शौक़ पूरा करे। सही। PTI भी कर रही है और जमातों की तरफ से भी तनकीद आती है। सही। तो मेरी मालूमात के मुताबिक तनकीद करने का जो हक है उससे किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने कहा तनकीद करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आपने कहा आपकी मालूमात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो कि PTI नैरेटिव बिल्ड कर रही है। लेकिन सोलंकी साहब, हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं जिसमें वो कहती है कि निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक काम हो रहा है। इंतखाबात को क्या डीरेल करना चाहते हैं, सवालिया निशान लगाया है। बैरिस्टर गौहर की जो एप्लीकेशन थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ये रिमार्क्स हैं। सर, आज तक जब से हम लोग इस हुकूमत में हैं, हमारी हुकूमत के तमाम अरकान ने बशमूल मेरे जो अदलिया के जो अरकान हैं, जो जज हजरात हैं, उनके रिमार्क्स पे रिमार्क पास नहीं किए। हम उनके तबसरे पर तबसरा नहीं करते। ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए कि किसी भी जज साहब के हमारे हक में या हमारे खिलाफ कोई भी तबसरा हो उस पर हम तबसरा करें। सही। तो आप कह रहे हैं आपने कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा ऑर्डर उन्होंने नहीं किया, जब तक वो ऑर्डर नहीं करेंगे आप उनके तबसरों का जवाब नहीं देंगे, अगर मैं गलत नहीं समझा? देखें, जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो अदलिया के
अमल दरामद तो उन पर होता है, चाहे हम उनसे इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें। सही। लेकिन वो ऑर्डर्स, वो अहकामात जो हमारे ख्याल में आइन और कानून के खिलाफ हैं, सही, उसके खिलाफ अपील करने का अख्तियार भी हम रखते हैं और वो हम इस्तेमाल करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। आपने कहा कि जो अहकामात होते हैं, जो अदालती हुक्म होते हैं, उन पर इत्तफाक किया जाए और इख्तलाफ किया जाए। आपने कुछ बात की इलेक्शन कमीशन, चूंकि एक आईनी इदारा है, जब मुल्क में इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, बहुत सी चीज़ों में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बढ़ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बारहा आप लोगों को ये निशानदेही की कि IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद का ट्रांसफर किया जाए। उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका सोलंकी साहब? उस पर अमल दरामद न होने या उसमें ताखीर की जो वजूहात हैं वो इलेक्शन कमीशन को बयान कर दी गई हैं और इस वक्त वो मामला अभी ज़ेर गौर है। अहद चीमा के हवाले से उन्होंने कहा था, आपके इल्म में होगा कि उसकी तामील हो गई है। फवाद हसन फवाद पर किया गया था एतराज़, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी मारूजात थी वो कबूल की। ये एक आईनी प्रोसेस है, उसके अंदर ऐसे ही होता है। सही। एतराज करने का भी उनका अख्तियार था, हुक्म देने का भी उनका अख्तियार था, जवाब देने का भी हमारा हक था, वो हमने इस्तेमाल किया। ये आईनी प्रोसेस ऐसे ही चलता है। सही। आपने फवाद हसन फवाद साहब का जिक्र किया। एक इत्तलात ये भी थी कि फवाद हसन फवाद साहब जो है वो निजकारी के वफाकी वजीर थे और इलेक्शन कमीशन ने कुछ आपको डायरेक्टिव्स भी गवर्नमेंट को दी थी कि कुछ ऐसे काम निगरान हुकूमत करने जा रही है या करना चाहती है जो उसके डोमेन में नहीं आते। उसमें निजकारी के भी कुछ मामलात शामिल थे, उसके अलावा कुछ फंड्स के रिलीज का मामला भी था। तो क्या उस पर आपने मुतमईन किया है इलेक्शन कमीशन को? मेरे ख्याल में आपके इल्म में होगा कि पिछले साल 5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दिए गए। उसके बाद आपने देखा कि अभी हाल ही में पहले 10 अरब और उसके बाद 17 अरब और 40 करोड़ जो उन्होंने मांगे थे वो दिए गए। तो उनकी जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जो की मारूजात और जो उनके एतराज़ात हैं वो आते रहते हैं, आइंदा भी आएंगे और हम आइन और कानून की रोशनी में उस पर अमल दरामद करेंगे। सही। और इसके अलावा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, चूंकि आपने कहा कि मारूजात आती रहती हैं, मैं खासकर PIA का मैटर चूंकि निजकारी से रिलेटेड है, $70 लाख में जो है ना एक बैनुल-अक़वामी एडवाइजरी फर्म की खिदमात हासिल की जा रही है। ECP को इन निजकारियों पर भी कुछ एतराज़ात थे, तो क्या ये जिसे कहते हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल, आपने मंजूरी इलेक्शन कमीशन से सायरिंग की ले ली थी निगरान हुकूमत ने? देखें, हर इंतज़ामी अमल पर इलेक्शन कमीशन से इजाज़त नहीं लेनी होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उनको एतराज़ करने का हक है। जो इंतज़ामिया है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अपने कवानीन के तहत आइन और कानून की रोशनी में अमल करती है। सही। जो एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव का है, जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है वो उनका है। ये आईनी इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करते हैं। सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिलेगी और आपका कोई भी जिसे कहते हैं इस रेस में घोड़ा नहीं है, ये आपके जुमले थे। और आपने ये भी कहा था कि जिस मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक है उस मिनिस्ट्री पर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आएगी। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हुई, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स लगा के ट्वीट किए। क्या आप पर कोई दबाव आया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि यह नहीं दिखानी थी? नहीं जी, हम दबाव में फैसले नहीं करते, हम आइन और कानून की रोशनी में फैसले करते हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। हम अपना जो एडिटोरियल जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत तमाम जो जमातें और जो अरकान हैं उनको एक जो मुनासिब कवरेज है वो देते हैं और उसी हवाले से वो जो कवरेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो दी गई। अच्छा, यह आइंदा भी सिलसिला 8 फरवरी तक जारी रहेगा या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ वक्फा आ सकता है? देखें, मैं मफरूजात में यकीन नहीं रखता। हमारे सामने एक इदारती ज़ाब्ता अखलाक है, हम उसको फॉलो करते हैं और जो अहकामात हैं तमाम स्टेट मीडिया को वो यही हैं कि तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को
बिला इम्तियाज़ उनके साथ रवैया रखा जाए और जो मेरिट है उसकी बुनियाद पर हर एक को मुनासिब कवरेज दी जाए। ठीक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप एक अहम कमेटी के भी रुकन हैं, खासकर जो हमने देखा बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जारी है। उस मुज़ाकराती कमेटी के अब तक के जो मुज़ाकरात हैं उनमें पेशरफ्त कोई हुई है? कोई अपडेट करेंगे हमें? उसमें पेशरफ्त एक तरफा हुई है और वो हमारी तरफ से हुई है। हमारी तरफ से जो पेशरफ्त हुई है वो बग़ैर किसी मुतालबे के, बग़ैर किसी चार्टर ऑफ डिमांड के जो चीज़ें हम कर सकते थे वो हमने कर ली हैं। सही। आपके इल्म में होगा कि पहले मरहले में तमाम ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया गया। सही। दूसरे मरहले में 163 जो अफराद जो गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया गया और तीसरे मरहले में जो बाकी मांदा 34 अफराद थे उनको भी रिहा कर दिया गया। तो हमने अपनी तरफ से जो कुछ इस्लामाबाद में रहकर कर सकते थे हमने किया है। सोलंकी साहब, एक इल्जाम यह भी लगता है कि इस मामले को हुकूमत की जानिब से मिसहैंडल किया गया। आप इस इल्जाम से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, अगर हम इन इल्जामात के साथ इत्तेफाक करते तो शायद फिर हम मुजाहिरीन के साथ बैठे होते। सही। ये बात यकीनी है कि हम उससे इत्तेफाक नहीं करते इन इल्जामात से और मुतअद्दिद बार इसकी वजाहत की जा चुकी है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सड़कें बंद करना, रेड जोन के अंदर जो है वो दाखिल होना, पुलिस पे हमले करना, पथराव करना, ये पुरअमन एहतजाज के दायरे से बाहर है। सही। ये कोई भी जमात, कोई भी गिरोह, उसको इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी खास इलाके, जबान या सियासी गिरोह से ताल्लुक रखते हों। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपने कहा कि यकतरफा पेशरफ्त इस सारी सूरत-ए-हाल में हुई है। कुछ तहरीरी मुतालबात भी हमने देखा कि चंद रोज कबल जो बलोच यकजहती कमेटी की बारंग बलोच है उन्होंने रखे, और क्या आप समझते हैं कि वो तहरीरी मुतालबात जिसमें UN इंटरवेंशन भी शामिल है हकीकत पर मबनी है या आप तक पहुंचे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के चीज़ें नहीं, हमारी तरफ तो बाज़ाब्ता तौर पर तो इस तरह के कोई मुतालबात नहीं आए, लेकिन ये मुतालबात संजीदा नहीं है और न निगरान हुकूमत उन पर गौर कर सकती है। सही। और एक अहम नुक्ता, भारत की जानिब से कुछ पाकिस्तानी शहरियों को हवाले करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है इस मामले को? मेरे ख्याल में वजारत खारजा इस पर बहुत मुनासिब जवाब पहले ही दे चुकी है। सही। इस तरह के जो मुतालबात हैं उनका मकसद सिवाय एक ज़राए इब्लाग की तवज्जो हासिल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मुर्तज़ा सोलंकी को आइन और कानून के तहत 8 फरवरी को इलेक्शन नजर आ रहे हैं और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत को निगरान हुकूमत पावर्स ट्रांसफर कर देगी। लास्ट क्वेश्चन सोलंकी साहब, मैंने हमेशा यही कहा है जब से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दी है कि इंतखाबात इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 को होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ दिया, खासकर इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे, ज़रा बीच में बात करेंगे सिक्योरिटी की सिचुएशन में, और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में ज़रा PTI का मौक़िफ़ लेंगे जिसके लिए सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ होंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हम ज़रा सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन। साल 2023 में क्या कुछ हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी और कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, इस पर जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन की और साल 2023 की, जब पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी और उसके साथ जो अलाइड इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान भर में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, जो दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग लड़ी है, उस पर जरा बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन। लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि कुछ एदाद शुमार आपके सामने रखूं और इस दहशतगर्दी की कुछ बुनियादी वजूहात आपके सामने रखूं। सबसे पहले, माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी
दहशतगर्दी होती थी तो उसके ताने बाने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जाकर वहाँ मौजूद जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं उनसे मिलती थी, और अब भी वो सिलसिला 2023 तक तसलसल से बरकरार है। पाकिस्तान की जानिब से 12 अफगान अथॉरिटीज़ को इस बात की निशानदेही माजी में भी की गई, मौजूदा सूरत हाल में भी की जा रही है, और मुस्तकबिल में भी अगर कोई वाक़यात हुए तो की जाती रहेगी। लेकिन कहते हैं कि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। रवां साल 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क भर में तकरीबन 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिसके नतीजे में 566 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं, और उसके साथ साथ 5,161 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो मौसर ऑपरेशंस हैं उसके नतीजे में बलूचिस्तान में गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगुलजई, जो कि BNA के अहम तरीन कमांडर समझे जाते थे, उन्होंने दहशतगर्दी छोड़कर कौमी दायरे में वापस शमूलियत इख्तियार की। सिर्फ बलूचिस्तान में 15,063 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए और 109 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। KPK में 1942 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए और 447 जो है दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। पंजाब में 190, GB में 14, सिंध में 1987 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जबकि 10 के करीब दहशतगर्दों को सिंध में भी जहन्नुम वासिल किया गया। और इस सारे दहशतगर्द हमलों में न सिर्फ पाक फौज के 260 से जायद अफसरान और जवानों समेत तकरीबन 1000 जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी अपनी जानों को कुर्बान किया इस दहशतगर्दी की जंग में। लेकिन इस वक्त 2023 कैसा रहा, 2024 कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, 2023 एक ब्रीफ सा ब्रेकअप मैंने आपके सामने रखा। माजी में गुज़िश्ता एक दहाई से हम देखते हैं कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, उसमें 2023 में आपको कुछ कमी नजर आई? जी, आई थिंक 2023 बड़ा इवेंटफुल रहा और बड़ा एग्रेसिवली जो पॉलिसी है वॉर ऑन टेरर की वो फॉलो की गई। इसमें 3 pronged अप्रोच है। एक तो जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के लिए, तो जो स्टेट से लड़ना चाहता है वो अपना शौक पूरा कर ले, तो मुसल्लह अफवाज, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस, आवाम तैयार है उसके लिए। और एक और असेसमेंट भी है कि 2024 इंशाल्लाह आखिरी साल है, ये पीक था इसका जो हमने देख लिया। 2024 लास्ट ईयर है, इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ा जाएगा। नंबर 2 जो है स्ट्रेटजी में था कि आप एक्सटेंड करें, स्पेशली बलूचिस्तान में जो नाराज सब नेस्टिस ग्रुप्स हैं कि अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जैसे आपने मेंशन किया गुलजार इमाम शंबे है या सरफराज बंगुलजई, बड़े ग्रुप्स के हेड थे और समहाउ जो है इसमें आई थिंक बड़ी कामयाबी हुई। और उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये जो है मिलिटेंसी या फाइटिंग स्टेट का फायदा कोई नहीं है। तो अगर मेन स्ट्रीम में आ जाए, इवन पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और बाकी लोगों को लेके आए, तो ये बड़ा खुश आइंदा है। बलूचिस्तान में इस पे बड़ा फर्क भी पड़ेगा। और रिसर्च एनालिसिस बड़ा परेशान है कि उनके जो स्पॉन्सर्ड थे लोग या नेटवर्क थे वो इस तरीके से ब्रेकअप हो रहे हैं। 2-3 इनके बाहर बैठे हुए हैं, लाइक हजार मरी है या ब्रह्मदाग बुकटी है। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से मिसयूज करते हैं यूथ को। और अभी आपने देखा कि खवातीन को आगे किए, आई थिंक विच इज अगेंस्ट द ब्लो ट्रेडिशन, और एक बहाना बना के तो एक शोर होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ लोगों ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनको सपोर्ट किया, नॉट रियलाइजिंग कि बेसिकली ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। बाकी स्टेट इज रेडी, अगर सरफराज बंगुलजई और गुलजार इमाम शंबे को सुना जा सकता है तो बाकियों को भी सुना जा सकता है, ऐसी बात। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि हम ब्रिगेडियर साहब आपने जो एक पॉइंट एस्टैब्लिश किया, चूंकि हम साल 2023 की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने पहला सवाल रखा था कि माजी में गुज़िश्ता एक दहाई से हम एक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, उसमें भी अफगानिस्तान का एक रोल था और मौजूदा भी जो दहशतगर्दी के वाकयात साल 2023 में गुजरे हैं उसमें भी अफगानिस्तान का एक रोल इस्टेब्लिश हुआ है। माजी में भी हम अफगान अथॉरिटीज के साथ इस मसले को उठाते रहे, मौजूदा सूरत हाल में भी उठाया, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से हमें वो फीडबैक या वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, चाहे वो अशरफ गनी रिजीम हो, हामिद करजई रिजीम हो, या फिर आज की मौजूदा जो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत हो। तो अफगानिस्तान से रवैयों में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? इसमें एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि ये बेसिकली ज्योग्राफिकल टर्म में शटर जोन कहलाता है, स्पेशली अफगानिस्तान और जो सराउंडिंग एरिया है, और ये हिस्टोरिकल है। थोड़ा पीछे जाए, पिछले 300 साल में यहाँ 60 मेजर वॉर हुई है, और पिछले 30-40 साल में आप देखें 2 सुपर पावर्स की ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर 5 दफा रजीम चेंज। तो ये बेसिकली एक अनस्टेबल आप कह लें स्टेट के साथ हमारा बॉर्डर, हमारे भाई हैं, लेकिन ये हकीकत है। दूसरा, कई लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बबल है
जो लेट्स से कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी तो वो सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो फोर्सी कि अगले 3-4 साल हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसमें कुछ स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की कामयाब भी हुई है। आई थिंक तालिबान इज ऑल्सो रियलाइज अगर इस तरह चलते हैं तो उसका फायदा नहीं है। छोटे भाई बड़े भाई की गेम काफी होगी, उसमें हमने 50 लाख अफगान भाइयों बहनों का बोझ भी बर्दाश्त किया, और उसमें 30 लाख तो अभी भी मुकीम है, सिर्फ 17.5 लाख वापस जा रहे हैं जो इलीगल है। उसी वजह से टेररिज्म को स्पेस मिली। बाकी टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी सबने इस्तेमाल किया, जैसे आपने कहा, आई थिंक राइट फ्रॉम अगर आप अमेरिकन ऑक्यूपेशन से पहले देख लें, डॉक्टर नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट थी, याद होगा, खाद और सारे ऑपरेट करते थे, तो कभी ठंडी हवा उधर से नहीं आई। लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज अ रियलाइजेशन कि आप 21st सेंचुरी में इस तरह स्टेट्स नहीं चल सकती, स्टेट पे कब्जा करना अपनी जगह लेकिन चलाना अपनी जगह। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी पाकिस्तान की इंशाल्लाह कामयाब होगी और एक रियलाइजेशन होगी। बाकी तैयार है लॉ एनफोर्समेंट, अवाम, अगर किसी ने लड़ना है तो आके लड़ ले। चूंकि पावर जो नंबर्स मेरे सामने हैं, जिन नंबर्स पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, पंजाब में, जीबी में और सिंध में काफी हद तक हमें कंट्रोल नजर आता है। केपी और बलूचिस्तान दोनों बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान ईरान के साथ भी बॉर्डर करता है। तो आपके ख्याल में ऐसी क्या हिकमत अमली हमें 2024 में रखनी चाहिए जिसकी नतीजे में हमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आसानी हो? इसमें 2-3 चीजें, एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी इंशाल्लाह रखी जाएगी। इसमें बाय पार्टीजन एग्रीमेंट है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, प्रोविंशियल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, तो उसमें बाय पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो स्ट्रेटेजिक मेजर लेंगे बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। उसमें विद इन पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी, आप देखा स्मगलिंग है, फिर इसकी स्पेस क्रिएट होती है टेररिज्म की। नंबर 2 रिपेट्रिएशन आ गई, आई थिंक 25% जा चुके हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यू विल सी के मैक्सिमम जो है लोग अपने घरों को वापस चले जाएंगे। और तीसरा इज बेसिकली नाउ कन्विंसिंग तालिबान की जी आपके पास अगर टेररिज्म एज अ लीवरेज है तो पाकिस्तान के पास फिर बहुत ज्यादा लीवरेजेस जो हमने यूज नहीं किए। इसमें 8-9 लीवरेजेस हैं तो पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिवली प्ले किया है। वहां ट्रांजिट ट्रेड है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, फूड ग्रेन है, इलाज के लिए रूटीन में 3 लाख अफगान आते हैं हर महीने, क्रॉस करते हैं फॉर नंबर ऑफ रीजन, जो बिजनेस है, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक एफर्ट उसमें आई थिंक 50% तो पाकिस्तान ने किया। सही, उनकी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। तो आई थिंक ऑल टोल्ड अगर ये लेट्स से बात आगे चलती है तो इसमें पाकिस्तान हमेशा इन लिवरेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो रीजनल प्रेशर भी है। अभी मॉस्को फॉरमेट में आपको याद होगा 30 सितंबर को कजान में रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मिडिल ईस्ट, इसके अलावा बीजिंग में भी सिक्योरिटी, बीजिंग में भी ब्रिगेडियर साहब, बीजिंग में भी सिक्योरिटी डायलॉग जो है अफगान अथॉरिटीज के साथ चाइनीज अथॉरिटीज की मौजूदगी में हो चुका है। ये एग्जैक्टली चाइना भी रियलाइज करता है कि अगर आपने सीपैक को लेटरली फैलाना है कम से कम वेस्टर्न साइड पे, तो उसमें भला है अफगान अवाम का, तो उसमें चाइना ऑल्सो वांट्स के ये जो टेररिज्म की वेव है, बिकॉज चाइनीज अपने इंटरेस्ट भी हैं और वेस्टर्न रूट इधर से ही गुजरता है, केपी और बलूचिस्तान से और ग्वादर जाता है, तो अगर टेररिज्म होता है तो उनके अपने इंटरेस्ट भी खतरे में। और एज अ कॉमन फ्रेंड आई थिंक उनका काफी लिवरेज है, उन्होंने भी समझाया है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि शायद कुछ मूवमेंट हुई है कि कुछ लोग उन्होंने पकड़े हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ ऑन द फेस वैल्यू रहता है इसका फायदा नहीं है। बट आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा फर्म स्टांस लिया है। ब्रिगेडियर साहब, हमने कुछ दिन कबल ये देखा कि अफगान जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में जो मौजूद हैं, उनके सिफारती लोग, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बाकायदा दावत दी अफगानिस्तान के दौरे की, काबुल की। आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान का अगर दौरा होता है, इससे कबल भी हमने देखा कि उलमा के वक्त मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर की क़यादत में अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं, अफगान अथॉरिटीज से मुख्तलिफ चीज़ों पर बात कर चुके हैं, आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान का यह दौरा, चूंकि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें एक मेन कंपोनेंट अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी है या अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना है, तो मौलाना फजलुर रहमान अगर वहां जाते हैं और कोई कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? आई थिंक तमाम जो हमारे पास लेट्स से आप कह लें एवेन्यूज है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर मौलाना साहब देख लें या इवन समील ग्रुप जो है इनका काफी लीवरेज है यहाँ के मदारस में, जो तालिबान लीडरशिप यहाँ से पढ़ के गई हुई है, और डेफिनेटली इनकी एक रिस्पेक्ट भी, फिर आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर की जा सकती है, तो उसमें आई थिंक इट कैन हैव अ सैल्यूटरी इफेक्ट, प्रोवाइडेड कि जो पाकिस्तान की रेड लाइन है बड़ी जेन्युइन रेड लाइन है। अभी आपको तो बताएं कि टेररिज्म जो है किस लिहाज से मतलब उसको जस्टिफाई किया जाए, जो मर्जी हो जाए, फिर इसके प्रूफ दिए गए इंटेलिजेंस के थ्रू और आई थिंक डिप्लोमेटिकली भी उनके सामने रखे गए। बाकी जो स्टेट इंशाल्लाह तैयार है, तो ये आई थिंक दिस कैन बी ऑलवेज ट्राइड कि जो उलमा है और वो जो लेट्स से रिलीजियस लीडरशिप है वो एंगेज हो, बिकॉज अल्टीमेटली तालिबान का इस लिहाज से कनेक्शन है
तो इसमें बात सुनने में आसानी होगी। अच्छा, 2024 की अगर हम बात करते हैं, 2023 में जो भी वाकयात हमने देखे, आपने कहा कि ये आखिरी साल होगा जो दहशतगर्दी की हम जंग लड़ रहे हैं, उसमें चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। एक थॉट ये मौजूद थी कि टीटीपी से भी बात की जाए, एक साबका हुकूमत ने कोशिश भी की, फिर एक थॉट ये आई कि वो एक गलत फैसला था, पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली गई, एक सियासी हुकूमत ने फैसला किया, अब फिर एक सियासी हुकूमत आ रही है। तो इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट में हमने जो फैसले किए हैं उसके हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और इन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं होती, सियासी मसलहतों की शिकार होती है, तो फिर मैं और आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये आखिरी साल होगा इस जंग का? इसमें जो स्टेट की तो डिटर्मिनेशन, मैंने कहा इस पर पार्टीजन जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। इसमें यह जरूर है कि कुछ बलूचिस्तान के सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं और केपी में स्पेशली जो नेशनलिस्ट सब नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने इसको एज अ वोट बैंक भी यूज किया है। आपको पता ही होगा कि किन का इसमें जाली शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, प्लस एक लीवरेज है कि ठीक है जी फौज के अगेंस्ट एक कुव्वत है, अगर उसको अकोमोडेट करते हैं तो उनका एक लीवरेज रहेगा। लेकिन आई थिंक दैट इज नाउ पास्ट और अभी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप पेशावर जाके मिले, मैं अभी होके आया हूँ, पीपल आर वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। हालांकि इसमें ब्लड रिलेशंस भी हैं, लेकिन जितना बिजनेस अभी खुल रहा है वहां पे किरायों में और घरों में कमी हो रही है, प्राइसेस में। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था तो उसमें दे आर वेरी हैप्पी। इवन आप चले जाएं अपना जो बैकवर्ड एरियाज है केपी के, पीपल आर हैप्पी कि जी ठीक है ये अपने घरों को जा रहे हैं। एनी केस तालिबान ओज इट के अपने घरों को अगर लोग वापस आ रहे हैं तो वो अकोमोडेट करें। आफ्टर ऑल उनका अफगानी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है और इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करी, तो ऑल द मोर रीजन। तो मेरे ख्याल में ये इतना पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा और अगर कोई ऐसी चीज होती है तो स्टेट डेफिनेटली रिकमेंड करेगी कि इसको डिसीजन को रिवर्स ना किया जाए। आपके ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान चूंकि हमने बनाया था दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए, उसमें बहुत सी चीजें थी जिनसे बहुत सी चीजों से इस्तेफादा किया गया, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इग्नोर्ड हुई। आपके ख्याल में जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, उसे एक बार तरजीही बुनियादों पर बैठकर नेशनल एक्शन प्लान को में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करके उसकी 100% इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए, तो आपकी वो बात पूरी हो सकती है कि 2024 एक आखिरी साल होगा पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में? जिसमें आई थिंक नेशनल प्लान के तो 18-19 पॉइंट्स है, लेकिन 4-5 आई थिंक बड़े मेजर चीजें हैं जिन पे अभी काम बाकी है। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो हमारी पुलिस है या सिविल लॉ एनफोर्समेंट है, उसमें डेफिनेटली इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस का निजाम है। फिर उनकी जितनी भी आउटपोस्ट में, जिस तरह भी आपने देखा दराबंद और दराजंदा में अटैक्स हुए जो डीए खान के थोड़ा फार फ्लंग एरियाज, डिफिकल्ट एरियाज है, इस तरह उनका ट्रांसपोर्ट का है। और फिर इसमें कोऑर्डिनेशन है जो नेक्टा के अंदर होती थी सारी लॉ एनफोर्समेंट और आर्मी और इंटेलिजेंस के दरमियान। नंबर 2 है कोर्ट्स का। आई थिंक इवन 9 मई का आपने देखा कि जिस तरीके से इसको ट्रीट किया गया है, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। कोर्ट्स टू रियलाइज 1880 की आई थिंक दिहाई की बनी हुई ये है ब्रिटिश कॉमन लॉ, इसमें हम चल रहे हैं और अभी हम 3rd डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी में हैं। टेररिज्म को पूरी दुनिया ने बड़े तरीके से टैकल किया है। आप इंडिया में चले जाएं, स्पेशल लॉज हैं, यूएस में पूरा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बना, और आई थिंक इसी स्पिरिट से ये था कि आप लॉज को भी चेंज करेंगे, अपना स्ट्रक्चर जो है बेहतर करेंगे। इसी तरीके से फिर आ जाती है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पे बेसिकली रिहेबिलिटेशन है, फिर इंटीग्रेशन थी, फाटा का मर्जर हो गया और इसमें आई थिंक टीटीपी की एक डिमांड थी कि जिसको रिवर्स किया जाए, विच इज वेरी वेरी अब्सर्ड कि पाकिस्तान किस तरह अलाउ करे। तो आई थिंक इन चीजों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। देन ऑफ कोर्स डेवलपमेंट जो है, जो इलाके पीछे रह गए, स्पेशली जो एर्सवाइल फाटा के अभी मेन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है और आपने मेन स्ट्रीमिंग करनी है। उसमें फिर पुलिसिंग सिस्टम इटसेल्फ है, फिर जुडिशरी का निजाम है और फिर ओनरशिप है लास्ट में, पॉलिटिकल लीडरशिप हैज टू ओन इट। ये मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके अल्टीमेटली ये बेसिकली पॉलिटिकली चीजें रिजॉल्व होती हैं। ओनरशिप उसकी ले और जिम्मेदारी ले हर एक चीज। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो अहम नुकता आपने 4 अहम पॉइंट्स बताए, जिसमें आपने बताया कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस को किस तरीके से इक्विप्ड करना है और उसके साथ साथ अदालतों पे क्या जिम्मेदारी आती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सियासी ओनरशिप। और अगर सियासी ओनरशिप हर मसले की ली जाए तो दहशतगर्दी समेत जो पाकिस्तान के तमाम चैलेंजेस हैं उनका हल तलाश किया जा सकता है। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कागजात नामजदगियों की मुस्तरदगी होने का सामना है उस पर बात करेंगे वलीद इकबाल से, और कितनी इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस पर भी बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और मरकजी रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जिस चैलेंज का सामना है वो चैलेंज उसे कैसे देखते हैं और इतने सारे कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसान है? वलीद इकबाल साहब, आपके ख्याल में? देखें जी, ये पहला मरहला है। ये मरहला अबूर करके इसके बाद एक दो और मराहल भी आएंगे तो जाहिर है उनको अवेल किया जाएगा पीटीआई की तरफ से। आपने देखा है कि कितने और हवालों से जिसको आप कहेंगे कि जी पीटीआई के लिए चैलेंज या पीटीआई के लिए सेटबैक हुआ, हमने हमेशा उसको आगे बढ़ते हुए जहाँ जहाँ हो सकता है अवेल किया। जो भी फोरम हैं अपील करने के लिए, रिट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि एक मरहला है, ये आज एक मरहला पूरा हुआ है तो इसके बाद अगले मराहिल जो हैं वो पाकिस्तान की अदलिया की तरफ ही जाएंगे। तो अदलिया से हम रुजू करेंगे और आपको इस बात का तो अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि पीटीआई ऐसी पार्टी नहीं है और ना ही उसकी क़यादत ऐसी है जो कि गिव अप करती है, वो आखिरी गेंद तक खेलती है। सही। वलीद इकबाल, मुझे कोई इस आज के उससे कोई ख़ास मायूसी या कोई किसी किस्म की तशवीश नहीं है। वलीद इकबाल साहब, कुछ अंदाजा था कि आज इसी किस्म की सिचुएशन होगी जिस किस्म की सिचुएशन से आज पार्टी गुजर रही है? जी मुझे ज़ाती सतह पर तो बिल्कुल अंदाज़ा था जी। ये उसकी वजह यह है कि आज मैं खुद भी एक आरओ के दफ्तर गया था किसी के कागजात के हवाले से। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था आप भी चले जाएं और आप वकील भी हैं और कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था कि जी कागजात नामजदगी जो है उनकी स्क्रूटनी की जाए। लेकिन मैंने जो देखा, जो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, और मैंने पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में जितनी मैं जानता हूँ मैंने तो नहीं ये देखा कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाने के लिए भी कितने वहाँ पे नाके लगे होते हैं और कितनी पुलिस और उस सादा कपड़ों में लोग। और मैं वहाँ दाखिल हुआ, मैं तो ना उम्मीदवार ना कोई तजवीज़ कुनिंदा ना तायीद कुनिंदा, मैं वहाँ दाखिल होता हूँ, कहते हैं जी कौन है आप? अच्छा। आप और एक सादा कपड़ों में शख्स। सही। और मुझे कहता है जी आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। मैंने कहा ये मेरा नाम है, मैं ये हूँ। उन्होंने कहा जी आप, मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया। सही। ये मैंने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में दाखिल, जो कि एक खुली अदालत की तरह होते हैं। सही। एक आप अंदाजा करें कि किसी अदालत में जाते हुए आपको कहेंगे आप कौन है, आप क्यों आ रहे हैं? अदालत ओपन कोर्ट होता है ना, आरओ का एक फोरम भी जो है ओपन फोरम होता है। बिल्कुल। उस फोरम के ऊपर भी अगर इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं तो मुझे तो ये, मेरे लिए तो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है कि जिसको हम जमहूरियत या जमहूरी अमल या एक इलेक्शन या इंतखाबात कह रहे हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान की आला अदलिया बता चुकी है कि वो इंतखाब महज वो तारीख या वो दिन नहीं होता जिस दिन लोगों ने पोलिंग स्टेशन में जाकर बैलेट बक्स पे टप्पे लगाने हैं। वो शुरू होता है, पूरा प्रोसेस अनाउंस होता है और खत्म होता है जिस दिन नताइज आते हैं। तो ये अगर सारा प्रोसेस शफाफ नहीं है, मेरे नजदीक जितना प्रोसेस मैंने आज खुद अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए उससे मुझे तो नजर आता है कि एक नाम नेहाद एक जमहूरी अमल है। और एक अगर हमने इसी तरह चलना है तो फिर इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है और इतने वसाइल क्या उसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, और इतना एफर्ट और इतना टाइम और इतनी अफरादी कुव्वत। वैसे जिसको करना है कर दें जी। पाकिस्तान की तारीख में तो इतना होता ही आया है, ये तो मैंने देख लिया है। बहरहाल प्रोसेस जो है, वलीद इकबाल साहब, एक सवाल सुन लें, अगर मेरी अर्ज सुन लें। अगर प्रोसेस में नहीं, आप मेरी अर्ज सुन लें पहले। मैं कह रहा हूं जी कि मेरी प्रोसेस में अगर कोई हमें दुश्वारियां आती हैं, हम हर सतह और हर मरहले पे उसको चैलेंज करके हम रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आपसे जो मैं सवाल करना चाह रहा था, जो भी सूरत-ए-हाल आज आपने देखी, आपने बड़ी जैसे कहते हैं डिस्क्राइब की कि आपको किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, इसी तरह के सिचुएशन से बाकी लोगों को भी गुजरना पड़ा होगा। एक सवाल आपसे ये, इसकी जिम्मेदारी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आयद करते हैं, निगरान हुकूमत पे आयद करते हैं, किस पे आयद करते हैं? जी दोनों पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की तारीख में उस सतह तक गिर चुकी है जो कि 1965 में थी, जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना और फील्ड मार्शल अयूब खान का मुकाबला था। या फिर तशबीह दी जाती है आज तजिया निगारों के हवाले से, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप अखबार खोल के देख लें पिछले 10 दिन के, या
1965 या 1977 जिस तरह से वो इलेक्शन हुआ था, जिसके बारे में बहरहाल उसके बाद हुआ जो हुआ वो हुआ। लेकिन मेरी अर्ज सिर्फ मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हम इसको हर तरीके से जो भी हमारे पास वसीले हैं, तरीके हैं, कानून और आइन के मुताबिक उसको हम परसू जरूर करेंगे। एक सियासी जमात एक सियासी जदोजहद करती है कानून और आइन के मुताबिक। वलीद इकबाल साहब, हम जारी और सारी रखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। वलीद इकबाल साहब, आपने बात की कि एक प्रोसेस था और इस प्रोसेस से आपको अंदाजा था, लेकिन बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जो वो लोग जो मुल्क में मौजूद नहीं थे उनके जाली दस्तखत पे अगर कागजात नामजदगी जमा होते हैं, जैसे कि पीटीआई के कासिम सूरी का क्वेटा में बताया गया कि उनके दस्तखत जाली थे, जुल्फी बुखारी के दस्तखतों पर एतराज हुआ, तो ऐसे नॉमिनेशंस का रिजेक्ट होना, तो फिर आपके सामने ये चीजें तो थी कि वो लोग यहां मौजूद नहीं है, ये चीजें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखें ना जी, ये किसी ने मुस्तरद किए वो दस्तखत के जी किसी हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट ने देखा था। अगर कोई शख्स मुल्क से बाहर है या शहर से बाहर है लेकिन दस्तखत उसने खुद करके वो कागजात भेजे हैं, सही, तो वो दस्तखत तो जेन्युइन ही है। उसको तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या उसका पूरा एक तरीकाकार होता है। अब मुझे मालूम नहीं कि जिन्होंने इस बुनियाद पे उनको मुस्तरद किया कि दस्तखत जाली हैं, वो क्या उस कानून के मेयार पे पूरा उतरते थे या नहीं उतरते थे, यही देखने वाली बात है। उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक थे, उनके शनाख्ती कार्ड भी है, तो अगले मरहले पे पता लगेगा। जिन अफराद की मैंने निशानदेही की उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक थे, चूंकि 9 मई के वाकयात के बाद उन्हें जिन कानूनी सिचुएशन का सामना है, तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना भी एक रीजन बताया जाता है। देखें जी, इसका जवाब फिर से मैं ये अर्ज करूंगा कि कानून और आइन के मुताबिक होगा। शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करने का इख्तियार एक वफाकी हुकूमत के इदारे के पास होता है। सही। वो ब्लॉक करना या ना करना वो जायज़ है या नाजायज़ है। सही। और वो ब्लॉक करने से क्या कोई शख्स इलेक्शन से नाअहल हो जाता है? ये इलेक्शन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है या पाकिस्तान के दस्तूर 1973 में ऐसा लिखा हुआ है कि एक कार्ड के ब्लॉक होने पर जो कि कोई शख्स एक बटन दबा के कर सकता है, आजकल तो वो डिजिटल एज है ना, तो बटन दबा के कर सकता है, वो फिर फैसला अब होगा कानून और आइन के मुताबिक। जो इस फैसले को करने का इख्तियार रखते हैं इस मरहले के बाद, इस मरहले पे जो फैसले हो गए उसमें जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो नुक्स थे, ये प्रोसेस आज खत्म नहीं होता, एक पहला मरहला खत्म हुआ है। इसके बाद अदलिया भी है, ट्रिब्यूनल्स भी हैं, और ये पूरा प्रोसेस है कागजात नामजदगी का प्रोसेस 2 या 3 मराहिल से गुजरता है। आज महज पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पिछले सवाल पे जाना चाहता हूं। आपने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन को आप जिम्मेदार करते हैं या आप निगरान हुकूमत को। मैं आपको 1 या 2 दिन पहले की कार्रवाई के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहां पे एक बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने ये ऑब्जर्व किया, बिल्कुल, कि आप किसके लिए ऑब्जर्व किया? उन वकला के लिए जो नुमाइंदगी कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की भी और निगरान हुकूमत की भी, कि ये आप अपोज कर रहे हैं इस चीज को कि जी बानी जो पीटीआई हैं उनसे जाके जेल में हम अगर मशवरा कर लें कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, अगर आप उसको भी रोकना चाहते हैं तो आप दिखा रहे हैं कि आप जानिबदार हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इससे आपको अंदाजा लग जाता है। और फिर उन्होंने हुक्म किया कि नहीं, आप इसको नहीं रोक सकते। बिल्कुल, तो एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत वसी पैमाने पर यही एग्जाम्पल लागू होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि इस वक्त आपने कहा कि जो फेज गुजर चुका है, अगला फेज है उसमें आप अपना होमवर्क करके आया करें प्लीज। सर आइंदा कोशिश करूंगा, चूंकि आइन और कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा। मेरा सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मरहले में अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा और बानी पीटीआई को भी मिलेगा? इसके लिए आप क्यों, मैं 3 दिन या 4 दिन पहले का एक उर्दू अखबार में मैंने सुर्खी देखी थी जो कि बिलावल भुट्टो से मंसूब थी। मैं अगर आप इजाजत दें उसके अल्फाज दोहरा देता हूं। जी जी।
वो ये थी कि जी पीटीआई और इमरान खान को रिलीफ मिलनी शुरू हो गई है, अब अनकरीब मियां नवाज शरीफ कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। सही। मैं तो सिर्फ एक हवाला दे रहा हूं आपको इसी प्रोसेस के उससे, इलेक्शन के उससे। वलीद साहब, आपके पास सिर्फ ये हवाला है या कोई इत्तला भी है और कोई लीगल प्रोसेस में इस तरह का रिलीफ मिलते हुए भी देख रहे हैं, चूंकि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ भी है? देखें जी, ये क्योंकि मैंने हवाला दिया एक उर्दू अखबार की सुर्खी का। बिल्कुल ठीक। इसमें ये उन्होंने उस मौके पे कहा था जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अदालत उज़्मा ने साइफर केस में बेल दे दी थी इमरान खान साहब को और बिल्कुल ठीक मखदूम शाह महमूद कुरैशी को। अब उसके बाद फिर मजीद जो एक रिलीफ मिली वो सुप्रीम कोर्ट ही ने वो एक और ऑर्डर भी या हाई कोर्ट ने पास किया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड पे ये बातें नहीं हो रही, इसलिए बहुत से जो है मामलों के अंदर उन्होंने कहा कि इसको यकीनी बनाया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक तौहीन अदालत की जो है दरखास्त वो टेकअप हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मौजूद नहीं है। सही। तो इससे ये सारी वो और उसके बाद फिर वो पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी। वो तो उस बयान या उस सुर्खी के बाद थी, लेकिन एक ट्रेंड आपको नजर आ रहा है कि तो ये ट्रेंड आपको सेकंड और थर्ड फेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है? नजदीक एहसास रखती है। मैं आपको मेरा ये जवाब आपको अगले मरहले से भी कर देगा आगा। मैं ये महसूस करता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया पर भी पाकिस्तान की आईनी और जमहूरी तारीख के हवाले से इतनी उंगलियां उठ चुकी हैं और ये काफ़ी दहाइयों के ऊपर उठ चुकी हैं कि जी मार्शल लॉज को इन्होंने जायज़ करार दिया नजरिया ज़रूरत के ऊपर, और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा दे दिया, या तकरीबन इस तरह ही कुछ। तो अब मेरे ख्याल में आला अदलिया भी इस बात के बारे में हसास है कि अगर हम पे इतनी उंगलियां उठती रही हैं इतनी दहाइयों पर, तो शायद अगर इतनी हदूद पार हो जाए तो फिर हम भी जो है किसी तरह से मुदाखलत करें। और इसके पेश नज़र मैं समझता हूं कि इसके अगले मराहिल में जो हमें तवक्को करनी चाहिए, और मैं तो हमेशा से ही एक ऑप्टिमिस्ट हूं क्योंकि नाउमीदी तो कुफर से मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी रिलीफ्स जो हैं वो जरूर मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए, और हम उसको हासिल करने के लिए हर मरहले पर पूरी जिद्दोजहद करेंगे कानून और आइन के मुताबिक। बिल्कुल ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसे भी चैलेंज करने का और नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया, और उनका ये मुतालबा है या जो मौकफ है पेशावर हाई कोर्ट में होगा कि इसे सिंगल बेंच नहीं सुन सकता था, इसे 2 रुकनी बेंच को सुनने की जरूरत है। तो अब भी बल्ले के इंतखाबी निशान पे आपको क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं आने वाले दिनों में? नहीं जी, वो क्वेश्चन मार्क्स तो पहले से ही शुरू हुए थे, और वो शुरू पिछले 6 महीने से हुए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस लेवल पर आके पहुंच गई हुई है पाकिस्तान की तारीख में, मैंने तो आपको उसकी तशबीह सिर्फ दी है 1965 और 1977 के हवाले से। बिल्कुल ठीक। तो अब इलेक्शन कमीशन की इस किस्म की क्रेडिबिलिटी जो कि पाकिस्तान की अब 75 साल तारीख में जो है अपनी निचली तरीन सतह पर पहुंची हुई है मेरी अपनी राय में। और ये बाय द वे वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर जब हमने जुडिशल कमीशन रुजू किया था 2014 में, जब वो हमारा धरना और सारा कुछ हुआ था, तो उस इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये कैपेसिटी से फारग है, ये ट्रेनिंग से फारग है, ये नॉलेज से फारग है, ये कोऑर्डिनेशन से फारग है, और वगैरह वगैरह। वो तो वैसे ही एक उनकी बिल्कुल उसकी बात हो रही थी। और फिर उनकी जानिबदारी के बारे में जो अब नजर आ रहा है वो तो सबके सामने है। वलीद इकबाल साहब, आपने जानिबदारी की बात की, चूंकि इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, आपकी जमात पहले भी लाहौर हाई कोर्ट में यह मुकदमा ले जा चुकी थी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के मातहत इलेक्शन ना करवाए जाएं। आपको लगता है कि जब सेकंड या थर्ड फेज में जब आप अदालत जाएंगे आपको रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन कहीं पे आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कोई इल्तवा के मामले पे इलेक्शन के, या आप कहेंगे नहीं 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाना चाहिए जैसा भी हो? देखें जी, 8 फरवरी के ऊपर इलेक्शन हो जाना चाहिए जैसा भी, हम तो ये 8 फरवरी 2023 से कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाना चाहिए जो उसकी मुकर्ररा वक्त थी। आइन से तो तजावुज हो ही चुका है। सही। और बाय द वे ये जब
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बात हो रही थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रहा था बिल्कुल ठीक कि इलेक्शन कमीशन के वकला आप जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं और निगरान हुकूमत के वकला आप जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि जी लग नहीं रहा कि आप जो है गैर जानिबदार और एक न्यूट्रल किस्म की इदारे बन के काम कर रहे हैं इस मुखालफत की वजह से जो हम आपको हुक्म देना चाह रहे हैं उस पे। तो जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट जैसा एक फोरम इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है तो आप इसमें क्या तवक्को कर सकते हैं? बहरहाल इस जानिबदारी का जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है और आगे हमारे पास भी सारे फोरम्स अवेलेबल हैं राइट अप टिल द सुप्रीम कोर्ट, तो हम जरूर उनको अवेल करेंगे और इस बात की तायीद होगी जो हमने पहले भी मौकफ लिया था कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इलेक्शन करवाना और इनको आरोज बनाना जो है वो बिल्कुल उसी तरह है। यही वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अपना हर किस्म का जुल्म और सितम जो है कर रही है हमारी पार्टी के ऊपर, और वही फिर हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात की भी जांच पड़ताल करेगी। वलीद इकबाल साहब आपने उनको दाखिल होना या ना होना, वलीद इकबाल साहब आरोज ने खत खुद लिखे हैं, आरोज ने खत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को। आरोज आप इस बात का अंदाजा रखते हैं कि आरोज ने खत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को कि जी कानून की तामील, आइन की तामील नहीं हो रही। सही। वलीद इकबाल साहब आप तक हम जा सकते हैं, आपने जो नुक्ता उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मैटर्स जाते हैं तो किसी पॉइंट पे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी आप हैं, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत रुकन, बहैसियत सेनेटर ये सजेस्ट करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर वो दरखास्त दें जो लाहौर हाई कोर्ट में दी गई थी कि इंतखाबात को जो है बजाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के जुडिशरी से करवाया जाए, तो क्या दोबारा रुजू कर सकते हैं अदालत से? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट से फैसला मिला था कि इन अफसरान और इस सारे निज़ाम को इलेक्शन के लिए बरूए कार नहीं ले लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन वो अभी आर्जी तौर पे मुअत्तल किया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देख रहे हैं क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है क्या हो रहा है और सारी अदलिया देख रही है क्या हो रहा है। अगर वो समझते हैं कि इसमें हतमी फैसला जो है वो भी वही होगा जो कि अबूरी फैसला है, तो फिर तो हम सब बेबस हैं। लेकिन हतमी फैसले के होने तक हम हर तरीके से हर तमाम दलाइल पेश करके एक जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद फैसला जो है वो इस अदलिया पे छोड़ते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह ताला पर। बिल्कुल ठीक हो गया। वलीद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वलीद इकबाल ने आज जिस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप किया है, अगर पिछले चंद सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी अंदाज में अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करती और आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल फैसले करती तो इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना हो सकता है ना करना पड़ता। लेकिन अब चूंकि पहला मरला जांच पड़ताल का हो चुका है जिसमें बड़ी तादाद में पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, पीटीआई के बानी के अलावा किसी जमात के अगर सरबराह के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो सरदार अख्तर मेंगल हैं कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर। तो अब आने वाले दिनों में इन दोनों जमातों को जो रिलीफ मिलना है वो अदालतों से ही मिलना है और अदालतों ने इसका फैसला करना है। आने वाले दिनों में अदालतें क्या फैसला करती हैं इस पर आने वाले दिनों में बात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।